दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद निर्णय मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नए साल की आपको सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल, नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी हो, बहुत आपके जीवन में उपलब्धियाँ हों, खूब प्रतिष्ठा आप अर्जित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को शुरुआत भी करते हैं। आज हमारी चर्चा है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव की जो गहमा-गहमी है, वह लगातार अपना एक शिखर पकड़ते जा रही है और तमाम तरह की कवायद सभी राजनीतिक दलों के द्वारा पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। इसी बीच एसआईआर का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा गर्म है और अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और साथ ही उनके जो प्रमुख सांसद हैं, उन सबकी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय में होती है। उसमें लगातार एसआईआर का मुद्दा बना रहा और तमाम तरह से जो बातें सामने निकल के आई हैं, ऐसा लगता है कि तीखी बहस टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल और इलेक्शन कमीशन के बीच हुई। अभिषेक बनर्जी का दावा भी है कि उँगली उठाने की बात पर उन्होंने एक बड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि उँगली नीचे करके बात करें। ऐसी तमाम बातें लगातार समाचार जगत की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। लेकिन ये तल्खी क्यों है? इतनी तल्खी क्यों बनी हुई है? और क्योंकि कोई भी चाहे मुद्दा हो चुनाव से संबंधित, उस पे एक सार्थक विमर्श सामने आना चाहिए, सार्थक दृष्टिकोण सामने आने चाहिए, लेकिन जिस तरह बहस एक बन गई है, पूरा मुद्दा बन गया जो राजनीति को बड़ी गर्माहट उसमें पैदा कर रहा है। इसके राजनीतिक मायने क्या है? इसका राजनीतिक संदर्भ क्या है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे प्रभु पुलखैन जुड़े हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रभु जी, क्या लगता है आपको जो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक खबरें सामने आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ जो प्रतिनिधि मंडल की जो बातचीत उनकी सामने आई है, उसने और तल्खियां बढ़ा दी हैं जो समाचार जगत की सुर्खियां बन रही हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या संदर्भ है और क्यों इतनी तनातनी बनी हुई है टीएमसी और इलेक्शन कमीशन के बीच में? प्रफुल्ल जी। जी, सभी को नमस्कार। देखिए, तनातनी तो का वातावरण तो पूरे राजनीतिक कारणों से ही बना हुआ है और जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग काफी सक्रिय रहा है और जिस तरह से उनमें पारदर्शिता का अभाव रहा है, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि विपक्ष के प्रति उनका नजरिया कम से कम विपक्ष को तो सही नहीं लगता। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इन पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, लाजमी है। और भरोसे के लिए ट्रांसपेरेंसी और लोगों के प्रति जो उनका आग्रहशीलता है, लोगों को स्वीकार करने की, लोगों की बात सुनने की, उसके प्रॉपर ढंग से जवाब देने की जो जवाबदेही बनती है, उसका कहीं ना कहीं अभाव तो हुआ है और इससे लोगों का संदेह और बढ़ा है। राहुल गांधी तो इसको लेकर के काफी सक्रिय रहे, बिहार में भी सक्रिय रहे और जो चुनाव में जो मतदाता सूची से जो नाम निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से निकाले जा रहे हैं, तो वो लोगों को स्वीकार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर जो लॉजिकल उनका जो डिस्क्रिपेंसी है, जो पहले जो कुछ हुआ था वो गलत है, तो उसमें क्या तर्क क्या है उसके गलत होने का, ये सब नहीं दिखते। दिक्कतें क्या होती है? दिक्कत ये हो रही है कि 2003 को जब आप मान रहे हैं बेस ये, उसके बाद कई चुनाव हुए हैं और 2022 साल काफी होता है। उस समय में जो 40 साल का आदमी, 42 साल का आदमी रहा होगा, वो 22 साल के बाद 62-63 का, जो 65-60 का आदमी रहा होगा 25 साल का हो गया। तो एक समस्या ये है, उस समय जो जिसका जन्म भी नहीं हुआ होगा वो अब जवान है, रोजी रोजगार की तलाश में है या शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ रहा है, तो 20 साल व्यक्ति के जीवन में 20 साल का महत्व कम नहीं होता। तो इस 20 साल में परिस्थितियां बदली है। अब वो कहीं से नौकरी कर रहा था, वहां से रिटायर हुआ, वोटर लिस्ट वहां पर उसमें उसका नाम था, फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया तो अपना वहां पर नाम हटा लिया या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ट्रांसफर नहीं कराया, यहाँ आकर के फिर से नाम शामिल हो गया। तो इनका कई बार क्या होता है कि लोगों को ये मिलना मुश्किल होता है। काफी उम्रदराज लोगों को भी पश्चिम बंगाल में बुलाया गया, 80 साल, 85 साल, 90 साल तक के लोगों को हियरिंग में जब नाम उनका कटा है तो बुलाया जा रहा है। हियरिंग के दौरान, इसी दौरान वहां पर उन्होंने मीटिंग की और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग से दिल्ली में निर्वाचन आयोग से जब मिलने गए टीएमसी के नेता, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप जिस ढंग से उंगली दिखाकर बात कर रहे थे, उन्होंने तो यह भी कहा कि आप इस वीडियो को पब्लिक कीजिए, वायरल कीजिए, लोगों के बीच में इसको ले जाए, ताकि बाद में ये ना लोग कहें कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं।
और अब उनको ना लगे कि वो कुछ उन्होंने दूसरी बात की थी। तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने कहा कि इसको अलग कर दीजिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों का अपना अलग मान होता है। इलेक्शन कमीशन भी जिस लॉ के तहत चलता है वो क्या है, एक्ट। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स का एक्ट है, उनको चुने जाने उनके महत्व के को निर्धारित करता है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनको धैर्यपूर्वक सुने, उनके सवालों के जवाब दें, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करें। ये ठीक है कि 100% संतुष्ट करना संभव ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश तो करें, क्योंकि यह उनका संवैधानिक काम है कि देश में फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट में चुनाव हो। तो ऐसा नहीं होने के कारण कई बार बहसें टिकी हो जाती है। तो वही यहाँ भी हुआ, वही तीखी बहस यहाँ भी हुई। और उन्होंने कहा उनको कि भाई आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और ऊपर देखिए, बड़े लोगों का जो आपस में बातचीत होती है उसका असर नीचे जमीन पर दूसरे ढंग का होता है। जमीन पर जो लोग होते हैं वे लोग कार्यकर्ता लेवल पर उसका असर ये होता है, क्योंकि अभी भी भारत में डेमोक्रेसी के होने का नतीजा ये है कि लोग अपने प्रतिनिधि में अपने को देखते हैं, अपने अधिकारियों में अपनी पहचान नहीं खोजते हैं, अपनी प्रतिनिधियों में अपनी पहचान खोजते हैं और उनके साथ अधिक अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि को हिकायत की नजर से देखते हैं, तो इसलिए जाहिर है कि उनमें तो वो होगा, वातावरण होगा, संदेह होगा, तो लोग उसका उस ढंग से जवाब देंगे, लोगों में अच्छा नहीं जाएगा। दूसरा, घुसपैठिए के मामले को लेकर के जिसका भी मतदाता सूची में जो अपना लिंक स्थापित नहीं कर रहा है, उस पर घुसपैठिए को आप खोजने लगते हैं। घुसपैठिया एक बहुत खतरनाक टर्म है जो आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं। यहाँ कई लोगों की जाने गई हैं। और आप जानते हैं, आज ममता बनर्जी ने ये कहा कि प्रत्येक जिला में जो बीएलओ और एसआईआर के दरमियान एसआईआर की प्रक्रिया से प्रभावित होकर जिन लोगों की जाने गई हैं उनका स्मारक बनवाएंगी। कितनी बड़ी बात है ये। में अगर बीएलओ के तहत जान गंवाने वाले लोगों का स्मारक बनेगा तो ये कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। ये बात नोटबंदी के समय में किसी ने नहीं सोची थी कि नोटबंदी के कारण जिनकी जान जिस इलाज गई थी बैंक के सामने ही उसका स्मारक बना, उस ब्रांच के सामने ही उसका स्मारक बना दो कि इस बैंक में नोटबंदी कराने की लाइन में लगने के कारण इतने लोगों का यहाँ पर निधन हुआ था। कैसी अभद्र स्थिति होगी। लेकिन सरकार कंपेल करती है बार बार और इस तरह के प्रयोजन हो जाते हैं। तो जाहिर है कि इसमें तलखी तो बड़ी है, यही तलखी है। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि तलखियां तो बड़ी हैं और पूरा जो राजनीतिक विमर्श है वह भी एक अलग दिशा में जाता दिखाई दे रहा है इस मुद्दे के कारण। तो जो तमाम मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे आपने घुसपैठे का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है और किसी को भी घुसपैठिया बता देने का एक रिवाज सा चल गया। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर अपने से असहमत विचार जो या अपने से असहमत अगर कोई समर्थन कोई किसी को दे रहा है तो घुसपैठे का तो मतलब एक ऐसा एक बन गया है कि जिसे हम किसी पे भी चस्पा करने की एक मुहिम सी दिखाई देती है। तो ये मानसिकता जिस तरह की डेवलप हो रही है देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में, हम देखते हैं कि नफरत और घृणा का जो विचार है वह लगातार पोषित किया जा रहा है। तो इसके जो राजनीतिक संदर्भ है और राजनीतिक मायने कितने गंभीर हैं, आने वाले समय में कितनी एक खतरनाक स्थिति हो सकती है जिसके दुष्परिणाम देश के लिए हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, धीरे धीरे हमारे देश में या कहीं भी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। किसी का किसी पर भरोसा नहीं रह गया है और लोग तभी तक किसी को अच्छा मानते हैं जब तक उसके किसी बुरे काम का नतीजा सामने नहीं आता, तब तो उसके किसी बुरे काम का पर्दाफाश नहीं होता है। लोग अब इस तरह की बात समाज में करने लगे हैं कि अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा वह है जिसका बुरा चेहरा सामने नहीं आया है, बुरा वह है जिसका बुरा चेहरा सामने आ गया। अच्छा अच्छे की बात वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है।
कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। और ये वातावरण को शुद्ध करना, अच्छा करना, भरोसा करना, सिस्टम पर लोगों को भरोसा होता है। अगर एक गाड़ी हमको यहाँ से 5 बजे हम गाड़ी पर बैठेंगे तो हम 9:05 पर अमुक जगह पहुंच जाएंगे ट्रेन से। अगर ऐसा नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, तो विश्वास टूटता है। तो पंक्चुअलिटी पर जो लोग इतना जोर देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि पंक्चुअलिटी वह पहला स्केल है जिस पर विश्वसनीयता कसी जाती है, पहली टेंडेंसी है। ये आपका फिर में टाइम लीकेज वगैरह, तो दूसरी चीजें प्रसंग तो आ रहा है कि आपने जो वायदा किया था वो आप निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी लोगों के मन में विश्वास कम हुआ है। दिन पर दिन असमानताएं बढ़ती जा रही है। हमारा संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट तो समानता का ही है, न्याय का है। बिना समानता के न्याय का कोई मतलब नहीं है, न्याय मिल ही नहीं सकता है। तो ठीक है कि समय एकदम फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मल समानता नहीं हो सकती है, लेकिन एक लॉजिकल इक्वालिटी तो हो सकती है, होनी चाहिए, उस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एकदम इलॉजिकल इनइक्वालिटीज है। एक ही संविधान से शासित होने के बावजूद आपके लिए कानून कुछ है, मेरे लिए कानून कुछ है, तो इससे लोगों का विश्वास घटता है। लोकतंत्र विश्वास उपजाने का ही एक माध्यम है, इसलिए ये जरूरी है जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र की, जैसे आपने बात की, और हम अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की जो विचार हैं, जो लोगों के मन में जिस तरह के विचार, राजनीतिक भावनाएं रहती हैं, उसको हम देखें, अगर शुरुआत से देखें, तो कांग्रेस ने एक लंबे समय तक शासन किया पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके पश्चात वाम मोर्चा ने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद ममता बनर्जी ने वो लंबे समय तक शासन की धुरी बनी हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के जो मतदाता है, जो वहाँ का वोटर है, जो आम नागरिक है, क्या वह एक ही राजनीतिक दल पर एक लंबे समय तक विश्वास रखता है? चाहे कांग्रेस के समय उन्होंने किया हो, चाहे वाम मोर्चे पे किया हो, ममता बनर्जी पे कर रहे हैं। तो वहाँ का जो ट्रेंड है राजनीति का, क्या एक व्यक्ति पे है, या एक राजनीतिक दल पर, एक राजनीतिक विचार पर लंबे समय तक विश्वास करने का उनका एक ट्रेंड है, उनकी परंपरा है? क्या लगता है आपको? और उसमें क्या वर्तमान समय में क्या स्थिति उस विचार को लेकर आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि लंबे समय तक कांग्रेस ने कभी शासन नहीं किया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1952-51 में पहला इलेक्शन हुआ, और 67 तक आते आते स्थिति खराब होने लगी। और उसके बाद फिर कांग्रेस का शासन टूटा। फिर बांग्ला कांग्रेस बोल के कांग्रेस आया, जिसके साथ सीपीआईएम का गठबंधन हुआ। तो अजय मुखर्जी उसके मुख्यमंत्री हुए, ज्योति बाबू डिप्टी सीएम हुए, और बाद में फिर सेकंड 2 बार हुआ, और सेकंड बार वो उसके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए। तो सत्ता बदल तो 15-20 साल में हुआ, तो लंबे समय तक तो हुआ नहीं। हाँ, वामफ्रंट का शासन जरूर उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा हुआ। कुल जमा हमारा 75, 76, 78 साल तो हमारी आजादी के हुए हुआ है। तो अब इतने साल में जो चुनाव हमारे हुए हैं, तब से अगर हम जोड़ें तो कांग्रेस के उतने दिन, और फिर 34 साल करीब वामफ्रंट का, और अब ममता बनर्जी का बीच में और 2 सरकारें बनी है। बीच में सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में भी सरकार बनी थी। तो लंबे समय तक तो यहाँ किसी एक दल का शासन रहा। हाँ, एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी यहाँ पर जरूर रही। जब वामफ्रंट का समय था, उसमें कुछ संगठन का योगदान था, कुछ तत्कालीन परिस्थितियों का योगदान था। देखिए, बंगाल ने इतने विभाजन को देखा है ना, कि इसे अस्थिरता से डर लगता है। अस्थिरता हमें परेशान करती है, और जाहिर है कि अस्थिरता जब हमें परेशान करेगी, तो हम कहीं ना कहीं स्थिरता की तलाश करेंगे, और वह हमको अंतर्मुखी भी बनाती है। हम बाहरी दुनिया से कटते हैं। तो हमारी मानसिकताओं को समझने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए, केंद्र को करना चाहिए। और इसको बोलते हैं मेधा संपन्न राज्य। भाई, आपके जो भी नोबेल लॉरेट्स मिले हैं यहाँ से, पश्चिम बंगाल से, अब तक तो एशिया से एक ही हुआ है। बिल्कुल।
रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हीं से जुड़े हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कविगुरु की करी ने, उन्हीं से जुड़े हुए अमर सेन थे। तो वो यहाँ के लोग तो रहे और एक से एक कलाकार और लोग रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने देखा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अस्थिरता है उससे हमको बहुत तकलीफ होती है, और जाहिर है कि इसलिए हम स्थिरता की तलाश में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं चेंज, बदलाव से थोड़ा सा हम हिचकते हैं और सस्टेनेबिलिटी की तलाश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि परिवर्तन धीरे हुए, हम परिवर्तन हुआ ही नहीं। अब 23 साल से बिहार में ही नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, अब तो ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, बिहार के लोगों ने लंबे समय से चेंज पसंद नहीं करते हैं या वहां पर कोई पर्सनैलिटी। तो ये लोकतंत्र में ये होता है और ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है। अब ये कुछ स्वाभाविक कारणों से होता है, कुछ के पीछे तकनीक होती है, कुछ के पीछे और भी कई कारण होते हैं, इसके कारण होता है। लेकिन हाँ, जो लोग परिवर्तन को हवा देना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी भी जब आई थी तो परिवर्तन का नाम लेके भी ये आई थी। उन्होंने भी ये कहा था कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। और अभी भी जब विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है तो वह भी परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना करके कर रही है। जब परिवर्तन अपने पक्ष में हो तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और जब परिवर्तन विपक्ष में हो तो लोगों को लगता है ना 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 ना, परिवर्तन नहीं चाहिए। तो अभी ममता जी को परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक नागरिक विश्लेषक के नाते अगर पूछिएगा हमसे कि क्या अभी परिवर्तन की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, यहाँ के लोग क्या परिवर्तन के मूड में हैं, क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ परिवर्तन का कोई मूड है या कोई हवा चल रही है, यहाँ कोई अच्छा, ऐसी इसमें बात नहीं। हाँ, हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ूँगा साथ में, क्या सेकुलरिज़्म का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुख्य है? क्योंकि जितनी भी सरकारें रही हैं वहाँ पर, कहीं न कहीं सेकुलरिज़्म के सिद्धांत को मानने वाली सरकारें रही हैं। क्या कांग्रेस की हो, वाम मोर्चा की हो या ममता बनर्जी की हो, तो कहीं न कहीं वो सिद्धांत ज़्यादा मजबूत है क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये वाला? नहीं, देखिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसे मान के चलना होगा, और बुनियादी चीजें जो बाहर के लोग कम समझ पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में एक विधिवत पुनर्जागरण, रिनेशा नवजागरण का दौर शुरू हुआ, विधिवत। हाँ, यूरोपीय नवजागरण से वह भिन्न है, लेकिन ज्ञानोदय यहाँ पर निश्चित रूप से हुआ, यहाँ उसकी आकांक्षा निश्चित रूप से जगी। पूरी की पूरी आकाशगंगा है। अब राजा राम मोहन राय से लेकर के एकदम नीचे तक चले आइए, आजादी की लड़ाई के आंदोलन और उसके बाद के प्रशासन, तो एक लंबा अनुभव है। यही राजा राम मोहन राय भी होते हैं, यही विवेकानंद भी होते हैं, यही रामकृष्ण भी हैं, यही रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं, यही देवेंद्रनाथ ठाकुर, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी आकाश गंगा है, तो उसका असर तो पड़ा है। यही नजरुल है, कवि नजरुल। मेरे कहने का आशय सिर्फ यह याद दिलाना है, ये किसी आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन यह याद दिलाने की जरूरत है कि यहाँ के लोगों का स्वभाव ऊपर से चाहे जैसा दिखता हो, यहाँ इनका स्वभाव इन सबों के होने से बना है। यहाँ के स्वभाव का जो रसायन है, जो केमिकल है, वह भीतर भीतर एक है, और उसके बाहरी स्वरूप में जो भी अंतर आता हो, यहाँ पर जो जातिवाद है हिंदू धर्म का नासूर, वह उस जातिवाद का भी वैसा स्वरूप पश्चिम बंगाल में नहीं है या पूरे बंगाल में नहीं है जैसा कि हिंदी पट्टी में है। इसलिए वहां के लोग समझ ही नहीं सकते हैं, माने इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, इमोशनली नहीं समझ सकते। इमोशंस से आपको उसका एहसास नहीं हो सकता है कि क्या चीज है जिनको एक कर देता है, वो सूक्ष्म रसायन है। इसीलिए यहाँ पर एक भिन्न तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, भिन्न तरह का वातावरण होता है, जिसको आप उस ढंग से नहीं नाप सकते हैं। अभी तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1 तारीख कल बीता ना, तो महार जो शौर्य दिवस है, जो दलित संदर्भ है, भीमा कोरेगांव के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे हम लोग। उसमें यही बात थी कि भाई इतने लोगों ने अपने जान गंवाए वहां, इस तरह की बातें हुई। तो सेकुलरिज्म का 2 पार्ट है,
हमने सेकुलरिज्म को, चूंकि हमारा देश आजादी के समय ही धर्म के नाम पर क्षतिग्रस्त हुआ, विभाजन हुआ, विभक्त हुआ, विखंडित हुआ, इसलिए हमें हमारे हर प्रयास में, हर एकता में सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात दिखने लग जाती है। हमारे हर विखंडन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम विखंडन की बात दिखने लगती है, और हमारा सेकुलरिज्म इस एकमात्र विखंडन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण दिखता है। सेकुलरिज्म का संदर्भ सिर्फ हिंदू मुसलमान से नहीं जुड़ता है सर। सेकुलरिज्म का अर्थ, उसकी संभावना, उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा पूरी जीवन पद्धति से जुड़ती है। राजनीतिक रूप से सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में सेकुलरिज्म का एक व्यापक अर्थ है। सेकुलरिज्म का अर्थ सिर्फ ये होता है कि ऐसे किसी भी मामले में जिस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं हो, व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं हो, ऐसे मामले में उसके ऊपर उसके गुण दोष के लिए उसे जवाबदेह ठहराना सेकुलरिज्म के खिलाफ जाना है। सेकुलरिज्म कहता है कि जिस मामले में व्यक्ति का अपना कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं था, उस मामले को लेकर के अगर आप उसके बारे में कोई वैल्यू जजमेंट करते हैं, कोई मूल्य निर्धारण करते हैं, तो आप संप्रदायवादी रुख अख्तियार करते हैं। मतलब मैं गोरा हूं या काला हूं, इस पर मेरा कोई नहीं है। मैं नाटा हूं, लंबा हूं, भारतीय हूं, बिहारी हूं, यूरोपीय हूं, कुछ भी हूं, हिंदू हूं, मुसलमान, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है व्यक्ति का। लेकिन इसी आधार पर जब आप हमारा वैल्यू जजमेंट करेंगे, हमारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, तो आप संप्रदायवादी होंगे। अगर हम दलित हैं तो, हम गरीब हैं तो संप्रदाय धर्मनिरपेक्षता, असल में यहाँ पर धर्म, अब कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता से फिर इसका क्या अर्थ हुआ, तो धर्म के कई अर्थ हमारे शास्त्रों में। धर्म का अर्थ गुण है, धर्म का अर्थ कर्तव्य है, तो धर्म के कई अर्थ हैं। उन सबसे निरपेक्ष होने की बात नहीं है। निरपेक्ष सिर्फ यह होना है कि मनुष्य के मूल्यांकन में मनुष्यतर, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की किसी चीज को पर निर्भर न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। अब निरपेक्षता ही यहाँ धर्म है। निरपेक्षता अपने आप में एक नागरिक धर्म है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों में जो आपने शासन कहा तो रहा है, अब पूरे भारत में स्वभाव है। आप कहाँ का नहीं कहेंगे भाई, उत्तर प्रदेश में जोगी जी हैं, वो जिस ढंग से वो एक बार भी कहें कि नहीं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। 10 साल के शासन से कुछ आता जाता नहीं है। लोग उत्तप्त हो गए हैं, उत्तेजित हैं। एक आपातकालीन स्थिति आपने तैयार करके उनको दे दी गई है, उसमें वो फंसे हुए लोग हैं, तो ऐसा दिखता है। तो भारत के बहुलांश हिस्से में, बहुलांश इसको जो ओरिजिनल मानसिकता है, वह मनुष्य की क्षमता पर विश्वास करता है। कण कण में भगवान की कल्पना करने वाला, भगवान की घोषणा करने वाला आदमी किसी दूसरे मनुष्य में बिना जाने समझे कैसे उसको अपना दुश्मन बना लेता है। तो सिद्धांत के स्तर पर कुछ है, व्यवहार के स्तर पर कुछ है, ये जो चीजें हैं, और तब लगता है कि सारी चीजें जाल है। तो पश्चिम बंगाल में इसलिए कि दुख ने हमें एक किया है। दुख हमें तोड़ता भी है, दुख हमें बांटता भी है, लेकिन दुख हमें एक भी करता है। पश्चिम बंगाल के लोगों को दुख ने एक किया है, एक दूसरे के दुख के साक्षी रहे। तो इसलिए ये है। और धर्मनिरपेक्षता का अपने ढंग से इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल भी होता है यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता, दोनों पार्टी करते हैं। अभी ही तो अमित शाह ने कहा, एक पत्रकार को जवाब में देते हुए हमारे गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि अभी यहाँ जो हुमायूं कबीर एक मस्जिद बना रहे हैं, तो उसका संबंध, उन्होंने कहा कि वो तृणमूल से निकाले गए एक नेता मस्जिद बना रहे हैं, तृणमूल खुद मंदिर बना रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सवाल तो आपका जायज है, लेकिन एड्रेस गलत है। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। वेरी स्मार्टली, सवाल सही है, एड्रेस गलत है।
जबकि एड्रेस भी सही था, लेकिन अपने कारणों से उन्होंने इसको किया है। तो पोलराइजेशन के लिए वो कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन, देखिए, पोलराइजेशन जब फेल होता है तो रेडिकलाइजेशन हो जाता है। अब इनकी राजनीति रेडिकल हो रही है। अब ये जिस तरह के तलवार, हथियार आदि आदि बांटने की बातें दिखाई जाती है, सामने आ जाती है, भयानक है ये सब कहीं हमें आगे ले जाने के लिए नहीं है जी। इसलिए चुनाव आयोग से जो भी तनाव है वो तो टेम्पोररी है, चुनाव तक है। आज बिहार के लोगों का या बिहार में आधारित पार्टी का चुनाव आयोग से कोई तनाव नहीं है, चुनाव हो गया भाई। एक नीतिगत मामले अब ऐसा लगता है कि जब पहले बंगाल के लोग, हाँ, केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के लोग भी एक साथ थे, सभी एक साथ थे। केंद्र में जब होगा तब शायद सभी साथ रहें, सभी दल के एमपी और नेतागण साथ रहें, ये बात संभव है। लेकिन अभी क्षेत्रीय स्तर पर जहां दिखता है, बिहार में, अब कल यहाँ भी चुनाव हो जाएगा, यहाँ भी तनाव नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में तनाव बना रहेगा। एक बार दिल्ली में भी चुनाव हो जाए तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो सभी दोस्त हो जाएंगे। तो तनाव तो दो शक्तियों में होता है ना, जब शक्ति के दो केंद्र मिट जाएंगे तो। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, प्रधान जी गजब है, कि यहाँ चुनाव है, ये है, वो है, 50 अरंगे हैं, और फिर राज्य सरकार दिस दैट या डिपार्ट। और चूंकि चीन में ये सब नहीं है, देखिए कितना फटाफट फटाफट काम होता है। हाँ, ये भी एक नई थ्योरी पेश करने लगे हैं लोग, कर रहे हैं इनकलाब जैसे नारे पर। अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये उसमें इतना कर रहे हैं। अब बताइए कि अब ये तो ऐसे लोग हैं जो अच्छे चश्मा का सपना दिखा करके आपकी आंख फोड़ दें। बिल्कुल सही। कि आप आंख फोड़ लो और ये चश्मा ले लो तो आपको अच्छा दृश्य दिखेगा। ये मुफ्त में सोने की बैसाखी देने का वादा करके लोगों को टांग कटवाने के लिए तैयार कर दें। तो ये सब हो रहा है आपके डेमोक्रेसी में। और चाइना ऐसा वातावरण होगा तो इतना बात बोल नहीं पाते, वहां छिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यहाँ का वातावरण तो यहाँ वो बात नहीं चलेगी, लेकिन लोग उसकी ही पैरवी करने लगे कि इसकी क्या जरूरत है। मैंने पहले कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन नो इलेक्शन। इलेक्शन क्या जरूरत है? तो जो जब सब उन्हीं करना है, तो तरह तरह के सगुफे छोड़े जा रहे हैं, इसलिए भी तनाव है। भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप चुनाव के खिलाफ अधिकृत लोग बोल रहे हैं, मजबूत लोग बोल रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जिम्मेवार लोग बोल रहे हैं, उच्चतम स्तर से बोला जा रहा है। भाई संविधान, पार्लियामेंट में बात कर लीजिए ना, चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सही बात। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, दीजिए, अच्छा है। लेकिन सरकारी पद पर जब आप रह करके स्टेटमेंट देते हैं, ऊंचे पद पर बैठ करके स्टेटमेंट देते हैं, महत्वपूर्ण लोगों के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, तो उसका कुछ अतिरिक्त महत्व होता है। इसलिए ये चिंता की बात है। कोई नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं, इसको स्वरूप को बदलने की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वह दिशा भयावह दिखता है, ये कह रहा हूं सिर्फ। उनके अधिकार पर नहीं, अपने भविष्य के भय से कह रहा हूं जी। जी जी जी। अच्छा, जिस तरह की आपने सभी कहा कि कहीं न कहीं ऐसी एक विचार को पोषित किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति, एक ही मतलब जो पूरा एक चीन का जो उदाहरण दिया एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर ने, तो जिस तरह की जो विचार पोषित किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्योंकि जिस तरह के केवल व्यक्ति केंद्रित करके ही पूरी राजनीति को माना जा रहा है और आने वाले समय को सब ऐसा केंद्रित किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति ही सबकी नैया पार लगा देगा, एक ही व्यक्ति के प्रति आप समर्पित रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, पूरी निष्ठा उसके प्रति रखें। तो ये विचार जिस तरह पोषित किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक बिल्कुल गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है।
ये तो मनुष्यता के खिलाफ है। मैं कई बार ये कहता हूं कि ये समय जो है सो मनुष्यता के बंटवारे का समय है। ऑर्गेनिक ह्यूमनिज्म एंड ट्रांस ह्यूमनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग सारा दिया जलाने तक की स्थिति में नहीं होंगे। कुछ लोग अपने रूम में सूर्य को ले आने में सक्षम होंगे, चांद को ले आने में सक्षम होंगे। तकनीक, उड़ान भरते रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, देवता का देवीय स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। मामला सिर्फ ये है कि ऐसा करते हुए आप मनुष्यता को प्रभावित कर दे रहे हैं। मैंने एक बार एक सज्जन से पूछा था कि भगवान, भाई एक साधु जी से पूछा था कि मैंने कहा मैं आपकी सब बात मान लूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि भगवान के बारे में आपको जो पता चलता है धर्म ग्रंथों से ही पता चलता है, हमको ही पता चलता है। तो वहां जाकर के, जैसे तुलसीदास की रामायण सबसे, रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय है, तो मानस में, रामचरितमानस में हम यही देखते हैं, तो उदाहरण लेते जो बहुपठित है, कि भगवान मनुष्य की तरह का आचरण करते हैं। जिनको हम भगवान बता रहे हैं वो मनुष्य की तरह का आचरण करते हैं, जबकि हम जो मनुष्य हैं, तो आप जैसे कई लोग, हम जैसे कई लोग इसी भगवान जैसा करने की कोशिश करते हैं। हाथ हिलाए तो आग जल जाए, ये हाथ हिलाए तो पानी गिर जाए, ये मुंह खोले तो लपट निकल जाए। बोले ऐसा क्यों है? मनुष्य बनकर रहने और गर्व करने के लिए क्यों नहीं पर्याप्त होती है मनुष्यता? मुझे तो इसी पर गर्व है कि मैं मनुष्य हूं। तो ये ऐसी बात है। तो ये लोग चाहते हैं कि एक ही आदमी हो, और ये जो गुण है, ये मनुष्यता में क्या गुणता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूएससी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि एक आदमी को एक ही जगह से आदेश मिलना चाहिए। जो समान लोगों में नहीं होता है, इसी पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गठित होता है, एक जगह से कमांड मिले। अब एक आदमी कुछ बोल रहा है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, ऐसे में करने वाला क्या करेगा? तो ये बना दिया गया, मान लिया कि एक ए है जिसके अंदर में 5 लोग XYZ हैं, 4 आदमी है XYZ, ये चारों एक ही बात सुनेंगे, ए जो कहेगा वो सुनना होगा। और इसी तरह से जो ABC होंगे वो किसी Z1 की बात सुनेंगे या Z2 की बात सुनेंगे। तो ये जो चेन बनता है उसमें उसकी जरूरत होती है कि आदमी चाहता है कि हम यूनिटी ऑफ कमांड में रहे, कि एक ही आदमी से हमको आदेश मिले, एक ही सत्ता से मिले, एक ही जगह से मिले। तो इससे उसे लगता है कि फिर अगली बार वो जवाबदेही की स्थिति में नहीं होगा। जवाबदेही जो लोग नहीं स्वीकार करते हैं, उनको यूनिटी ऑफ कमांड की बड़ी जरूरत होती है। अगर 2 आदमी हमको आदेश देने वाला होगा तो हमको होगा ना भाई कि हम अगर ए की बात सुनेंगे और बी की बात नहीं सुनेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। जब स्थिति ऐसी बने कि बी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहे, तो जवाबदेही मेरी तो ऐसी खत्म होगी ना कि ए ने कहा हमने कर दिया। तो ये जवाबदेही से भागने के लिए, अपने दोष को छिपाने के लिए सबसे बड़े पर्दे का नाम, पर्दे की तलाश में लोग भगवान का नाम लेते हैं। अन्याय हुआ तो, न्याय हुआ तो, अच्छा हुआ तो हुआ, प्रभु की यही मर्जी है। अपनी मर्जी अपनी करनी को ढक लेने के लिए वो इस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल रहता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक ही की जो मांग हो जाती है मन में, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, वो उस यूनिटी ऑफ कमांड की जो प्रवृत्ति है उसके तहत करते हैं, और इस टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जाता है। भाई कोर्ट का अदालत से नहीं लड़ना है, भगवान के समक्ष डरो, उन्हीं के यहाँ अब उनको देख करके अपना फैसला करो, और फिर किसी बात से डर नहीं है।
तो व्यवस्था के प्रति जवाबदेही से भागने का एक तरीका है। लोकतंत्र इसकी अनुमति नहीं देता। नहीं, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे के मनोविज्ञान को भी एक समझने की कोशिश करें। हालांकि ये समझ कोई पक्की और पूरी नहीं होती है, लेकिन मैं जिस ढंग से समझता हूँ कह रहा हूँ, आप चाहे तो इसे अलग तरीके से भी समझ सकते हैं इसके क्या कारण है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मनोविज्ञान के कई कारण होते हैं और बड़ा विषय है ये, बड़ा लंबा विषय भी है। किसी दिन अलग से पूरी चर्चा इस पूरे विषय को रखेंगे कि इस तरह से व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बनाने बनाने की कोशिश लगातार जारी है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति वास्तव में एक बड़ी ऐसी पहेली बन गई है सबके लिए, जिसे हर कोई सुलझाना भी चाहता है। और आपने बड़े विस्तार से पूरे वहाँ के राजनीतिक जो खाका है पूरा उसको बताया भी है, किस तरह की वहाँ राजनीतिक संभावनाएं और क्या राजनीति आने वाले समय में और क्या हो सकती है। और जिस तरह से पूरे विषय को आपने परिभाषित किया है कि इलेक्शन कमीशन और चाहे टीएमसी का मामला हो या एसआईआर का मुद्दा हो या पश्चिम बंगाल की जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, बड़े गंभीर इस समय लगातार चर्चाओं के केंद्र में भी है। इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपके बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्त में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। एक आग्रह और हमारा, आप देखो ज्वाइन का बटन है नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में मेरी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव से हमारा मार्गदर्शन होता है, हौसला अफजाई होती है। साथ ही पुनः आग्रह कि समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाओ। साथ ही चैनल का लिंक अपने सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में हमें सफलता मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।